Welcome you all to EdSathi. Guys, today's video is very special. We are going to discuss economic strategy with you with one of the renowned educator of this field, Ayush Sanghi sir. Ayush sir, first of all, welcome to EdSathi and thank you very much for discussing the economic strategy with our student. Thank you, Varun. So, as all of you know, कि Ayush sir used to teach at various renowned edtech pairs, like पहले अनअकैडमी में भी पढ़ाते थे, and he is the first CA जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट को पिछले 10 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं. तो फाइनेंस बैकग्राउंड का पर्सन आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज वेरी इफेक्टिव. तो अगर सर इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करें, मैं आपसे पिन पॉइंटेड ये 6 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में. एक तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप इकोनॉमिक्स में कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में जो पैटर्न अभी चेंज हो रहा है. अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे, जो पुराने नोट्स हुआ करते थे जो कि मेजॉरिटी ऑफ जनता पढ़ती है, वो नोट्स थोड़े इरेलेवेंट हो गए हैं, बल्कि हो गए हैं. तो कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है उसको स्टूडेंट कैसे एड्रेस कर सकता है. फर्दर करंट अफेयर जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे भी है, बजट भी है, काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो वो कैसे हैंडल करे स्टूडेंट. देन पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड फाइनली क्या सोर्सेज आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए. तो ये 6 पिन पॉइंटेड क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के लिए आई एम गोइंग टू आस्क विद आयुष सर इन दिस वीडियो. तो सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बार इंपॉर्टेंस कि क्या सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है पूरे यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में. Welcome again all of you to EdSathi and thank you Varun for the generous introduction. तो जैसा कि मुझे बताया गया है कि स्टूडेंट्स बहुत ही सीरियसली जो है अप्रोच करते हैं, फॉलो करते हैं, मेंटरशिप लेते हैं इन वरुण के अंडर, तो ये बहुत अच्छी बात है और यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने अग्री करा ये बैच पढ़ाने के लिए और आपको इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रिवाइज करने के लिए. तो मुझे बताया गया कि स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूज्ड हैं इन सब क्वेश्चंस को लेके और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टेक्निकलिटी है और डिफिकल्टी लेवल का वर्ड है अलोंग विद इकोनॉमिक्स, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए. देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपके दिमाग में है और वो या तो सेल्फ क्रिएटेड है या किसी और ने आपके मन में डाली होगी. वो अपने आप दिमाग से निकालो, नहीं निकालोगे तो मैं निकालूंगा, कोई ना कोई तो देखिए करेगा, किसी को पहल करनी पड़ेगी. राइट. तो इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस कैसे पता चलती है. देखिए मेरे बोलने से या वरुण के बोलने से या किसी के बोलने से पता नहीं चलेगी. इवेंचुअली हमें यूपीएससी एग्जाम को फोकस करना पड़ेगा. जब आप यूपीएससी एग्जाम को देखते हैं तो राइट फ्रॉम 2017 से लेकर 2023 2023 ये 6-7 अटेम्प्ट्स में अगर आप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 2018 22 क्वेश्चंस, 22 सवाल आए, फिर 20 सवाल आए, 2020 जो कोविड वाला ईयर था उसमें 15 सवाल आए, फिर उसके अगले 2021 में 2021 में 18 क्वेश्चंस आए, इस साल फिर 16-17 सवाल आए. तो ऑन एन एवरेज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स डायरेक्टली जो आप इकोनॉमिक्स से कोरिलेट कर सकते हो प्रीलिम्स में. ये जो वेटेज है ये आपको ऑलरेडी पता है कि आउट ऑफ 100 है, तो इजीली सेफली आप अज्यूम कर सकते हैं कि 15 to 20% क्वेश्चंस जो है आपके इकोनॉमिक्स से आते हैं और यही इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है एज लॉन्ग एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड. एक पॉइंट ऐड करूंगा सर मैं यहाँ पे. यू सेड ऑल्दो कि 15 to 20% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सेक्शन, लेकिन ना मेरे हिसाब से, मैं पहले भी स्टूडेंट को बोल चुका हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा है. द रीजन इज कि जो 100 के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मान लीजिए अगर हम सेक्शन की बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता. दिस इज द सेक्शन जहां पे 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं. तो अगर आप वेटेज उस टर्म्स में देखोगे ना कि अगर कोई सिलेक्टेड इंसान 100 नंबर ला रहा है प्रीलिम्स में, तो 100 में से आप देखोगे कि 30 नंबर, 25 से 30 नंबर उसके इकोनॉमिक सेक्शन से बन रहे होंगे. तो मैं एग्जैक्टली उसी चीज पे आ रहा था. आप ऐसे देखिए इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस कि जो कट ऑफ है पिछले 3 साल में खासकर वो 98 से 92 आया और इस साल जो है वो 87 के आसपास एक्सपेक्टेड है, एनीवेयर बिटवीन 85 एंड 90, राइट. इतना बोल सकते हैं 87-88 मार्क्स. इकोनॉमिक्स में अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे ठीक करोगे, अगर आप नेट 15 सवाल भी ठीक करते हैं, 15 क्वेश्चंस आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, तो आप 30 क्वेश्चंस जो है या 30 मार्क्स आप स्कोर कर पाते हैं इकोनॉमिक्स. राइट. तो आउट ऑफ 90 अगर आप 30 स्कोर कर पा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का कंट्रीब्यूशन प्रीलिम्स क्लियर करने में 1/3 है. बिल्कुल 1/3 कंट्रीब्यूशन है. तो ये बहुत मेजर चीज है जिससे कि हमें इंपॉर्टेंस पता लगती है. राइट.
और क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि जीएस मेंस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स आता है, जिसका अराउंड 50% वेटेज, 250 में से 250 मार्क्स में से 125 टू 130 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जाएगा। 20 में से 10 सवाल इकोनॉमिक्स से आएंगे, तो वहां पर भी इसका एप्लीकेशन काफी हाई है। राइट। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो है अब कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आप रिलेटिवली देखेंगे, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट पे रिलाय करता है इन कॉन्ट्रास्ट टू रेस्ट ऑफ द अदर सब्जेक्ट। तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को हैंडल करना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को? तो देखिए, दो चीजें हैं। पहला, जैसा कि हर सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी होती है, और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट, जिसको आपको करना पड़ता है अप्लाई, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन वर्ड जो है ये ओवररेटेड वर्ड है। इट इज ओवररेटेड और इट इज ओवरयूज्ड, आई वुड से, कि अप्लाई करो अप्लाई करो। आज की डेट में हम और सब्जेक्ट्स के लिए भी, जो फैक्चुअली रिच सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता होगा, जरूर होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें एप्लीकेशन जो है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपको दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजों का मिक्स्ड बैलेंस चाहिए। जब तक आप इन दोनों का मिक्स्ड बैलेंस नहीं लेकर आएंगे अपनी प्रिपरेशन में, तब तक क्रैक करना बहुत, मतलब इट इज डिफिकल्ट। और ये चीज आप ये मान के चले, आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं होगी। होलिस्टिक प्रिपरेशन मतलब आप दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चले। थ्योरी, ऑल्दो थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या थ्योरी से हो सकता है क्वेश्चंस ना आए, बट स्टिल इसका यहां पर रोल बहुत ज्यादा होता है। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल आपको सिंपल सा देते हैं। पिछले अगर आप 2 या 3 साल का पेपर देखें, एक बड़े बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी से जो आपके टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, इन सब के चेंजेस का इंपैक्ट एक चीज पे होता है, वो है मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई के चेंजेस का इंपैक्ट पड़ता है ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो अब आपको एक सिंपल सी चीज ये रियलाइज करनी है कि अगर उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे हो रहा है, तो आप पूरी साइकिल समझे कि कैसे हो रहा है, और उसी के अराउंड क्वेश्चन पिरोया जाता है। हाँ, क्वेश्चन के वर्डिंग्स डिफरेंट होते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझे, तो आप उसका एप्लीकेशन कहीं भी कर सकते हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हो, चाहे वो यूपीएससी हो या नॉन यूपीएससी कंडक्टेड एग्जामिनेशन। राइट। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे भरे पड़े हैं कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि गवर्नमेंट बजटिंग में हुआ, फिस्कल पॉलिसी में हुआ, एक्सटर्नल सेक्टर जहां पे डेफिसिट्स, बीओबी के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके लिए हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के लिए हुआ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन के लिए हुआ। इन सारी चीजों में कॉन्सेप्ट्स ही अप्लाई होते हैं। इवन सर, अगर पिछले कुछ टाइम से अगर हम पैटर्न को देखेंगे ना, तो थ्योरी के क्वेश्चन ना यूपीएससी पूछ पूछ के खुद थक गया है, मुझे लगता है ना। तो उन्होंने भी अब इनोवेट करने के लिए पेपर में अप्लाइड क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो सर अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन स्टूडेंट इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस, द ओनली वे टू इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन। कि आप जो चीज अरुण ने पूछी, ये मैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम ऑब्जर्व करता हूँ स्टूडेंट्स में, वो ये है कि हमें लगता है हमें समझ में आ गया, जब आप जाके करते हो तो होता वो गलत है, वो या वो गलत हो जाता है। इसमें जो लैग है, जो गैप है, वो आता है प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला जो सोर्स है, सबसे पहली चीज है, जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है, वो है पीवाईक्यूज। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मेक नहीं देखेंगे, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि यूपीएससी किन लाइंस पे सोचता है। जिन लाइंस पे आप सोचते हो या फैकल्टी सोचता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो यूपीएससी सोचता है, वो इंपॉर्टेंट है। इस वजह से पीवाईक्यूज, और उसके बाद तो फिर टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस एमसीक्यू की करने से ही आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है दैट वी नीड टू डिस्कस इज कि पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो मेरा एक्सपीरियंस है सर पिछले कुछ सालों का एज एन एस्पिरेंट, एज अ फैकल्टी, ये ऐसा एग्जाम है जो कभी सेटल नहीं होता है ना, हमेशा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या देखते हैं कि पैटर्न कैसे इवॉल्व हो रहा है पिछले 2-3 सालों में? तो भाई, आप लोग एक ऐसे एरा में बैठे हैं 21वीं सदी में, पोस्ट कोविड। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब सब कुछ चेंज हुआ है, पूरी दुनिया चेंज हुई है कोविड के बाद, तो पैटर्न क्यों ना चेंज? यूपीएससी का पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। राइट राइट। तो जब हम यूपीएससी के पैटर्न को देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब
2012 2013 में जब मैं एस्पिरेंट हुआ करता था, उस टाइम पे 2013 में मेंस का नया सिलेबस आया था, राइट। पूरा सिलेबस नया था। 2011 में सीसैट आया था। तो मैंने अपने ही अटेम्प्ट देने के उसमें 2 बार मेजर चेंजेस देख लिए सिलेबस में। राइट। राइट। तो ये तो बड़ा छोटा चेंज है, हाँ, दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज। हाँ, तो कहने का मतलब ये है पैटर्न से कि आप किसी भी चीज में सिर्फ और सिर्फ वेटेज या नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पैटर्न, वो भी एक पैटर्न चेंज है, लेकिन उसके सिवा और चेंजेस देखे जाते हैं इन द अप्रोच इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। राइट। तो इस साल अगर आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा हो या अटेम्प्ट किया हो, एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो गई यूपीएससी में। अब आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आप मान लीजिए 3 में से आपको एक स्टेटमेंट नहीं आता, ठीक है, तो अब आप एलिमिनेट नहीं कर सकते कि आप ए सी डी एलिमिनेट कर दो तो बी सही ऑप्शन हो गया, वो चीज नहीं है। तो ये जो है, ये अप्रोच, ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी। ये इसको बोलते हैं पैटर्न चेंज, इसको कॉन्सेप्ट चेंज नहीं बोलते, ये पैटर्न चेंज है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि स्टैटिक पोर्शन जो है कॉन्सेप्चुअली, अब वो स्टैटिक पोर्शंस डायरेक्टली आना बंद हो गए। इंक्रीज इन रेपो लीड्स टू डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड तरीके से पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज चेंजिंग पैटर्न। उसके सिवा आज आप कोई भी इवेंट देखते हैं अपने आसपास हुए कि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई यूएस में, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट हुआ फ्लाई बाय एफआईआई और एफडीआई इन्वेस्टमेंट भारत से उड़ गया। ठीक है, $50 बिलियन $100 बिलियन का एग्जिट हो रहा है इंडिया से, कोई मजाक तो है नहीं। तो वो क्यों हो रहा है? राइट। तो अब सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दैट इंक्रीज इन फेडरल रेट्स और फेडरल बैंक के रेट्स या सेंट्रल बैंक रेट्स हैज लेड टू फ्लाई बाय नाइट और हॉट मनी फ्लाइंग आउट ऑफ इंडिया। व्हाई हैज दैट हैपेंड? उसके ऑप्शंस ये होंगे। तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स है, लोगों को अपना फायदा बैंक में पैसा रखने से ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखिए, है सब कुछ कॉन्सेप्ट से आपको खेलना आना चाहिए। और ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो स्टैटिक प्लस डायनामिक, ये इसका रेशो पहले कम होता था, अब इसका रेशो बढ़ गया है चेंजिंग पैटर्न में। ठीक है, ऑल राइट। तो मतलब आपका कहना है कि नॉर्मल इवोल्यूशन है सब्जेक्ट का, और जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी हो गई, थोड़ा सा अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया, उस तरफ यूपीएससी ज्यादा चला गया है। एक और छोटा सा चेंज सर मैं ऐड करूंगा कि मैंने क्या देखा है कि यूपीएससी फाइनेंस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। अगर पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखोगे, जैसे नॉन डेप्ट क्रिएटिंग फाइनेंसिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। लास्ट ईयर उन्होंने बीटा वैल्यू पूछा स्टॉक मार्केट से। तो ये जो फाइनेंसिंग, क्योंकि इंडिया में जो पिछले स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम में जो फाइनेंसिंग पे हर किसी का काफी फोकस आ गया है, तो यूपीएससी भी वो चीजें देखता है कि मार्केट में क्या चल रही है। जैसे सर 2016-17 का अटेम्प्ट मुझे अपना याद है, उस टाइम पे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया था, तो यूपीएससी ने वो एंजल इन्वेस्टर, वीसी, वो टर्म पूछने शुरू किए थे। तो वो जो नई चीजें चल रही होती हैं, वहां से भी यूपीएससी काफी चीजें पूछ रहा है। तो आप कान खुले रखें। चेंजिंग पैटर्न का मतलब यही होता है, यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। और वो आईज एंड ईयर्स ओपन किसके लिए रखने हैं? इस चीज के लिए रखने हैं जो कि है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स भी एक ओवर यूज टर्म है, लेकिन क्या हम वाकई में समझते हैं कि करंट अफेयर्स है क्या? ये समझने वाली बात है। तो करंट अफेयर्स में मोटे मोटे अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें, सिर्फ इको की बात करें, तो उसमें 3 चीजें आती हैं। एक होता है आपका डेली न्यूज़पेपर, दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे, और तीसरा है यूनियन बजट, जो कि उसी ईयर का होगा। सर्वे और बजट जो है आपके उसी ईयर के होंगे। अब क्योंकि हम इस बैच की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये 2024 के होंगे, 2024 के होंगे। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं डेली न्यूज़पेपर के बारे में। देखिए, डेली न्यूज़पेपर में सबसे पहली चीज जो करंट अफेयर्स इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, और इस चीज को आप सीरियसली लीजिएगा, ये है कि फिक्स वन सोर्स। कि देखिए, आप किसी को इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, हिंदू पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, यू एंड अप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। और मैं क्या कह रहा हूं या वरुण सर क्या कह रहे हैं, या और कोई भी फैकल्टी, आप दोस्तों से बात करें, चाय की टपरी पे बात करें, तो हर जगह से आपको फ्री का ज्ञान मिलेगा। लेकिन आप कोई भी एक सोर्स चूज करिए, अपना पूरा टाइम लगाइए, महीना भर लगाओ, 2 अखबार पढ़ो, आज एक्सप्रेस पढ़ो, कल हिंदू पढ़ो, परसों कुछ और पढ़ो, पूरे महीने आप एक्सपेरिमेंट करो। उसके बाद जिस सोर्स के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, उस एक सोर्स को आप प्लीज फिक्स करिए। क्योंकि जहां आप मल्टीपल सोर्सेस पे गए, वहां पर इट इज ओनली वेस्टिंग ऑफ टाइम
एंड इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। की टू सक्सेस इज नॉट स्टडीज, की टू सक्सेस इज रिविजन। सीधी बात करते हैं। राइट। तो डेली न्यूज़पेपर जो है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से सधे हुए बैलेंस तरीके से पढ़ना है, एक सोर्स से डेली न्यूज़पेपर को। एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा सर इसमें, आई थिंक आई एम श्योर स्टूडेंट को भी एक क्वेश्चन आएगा कि आपने बोला एक न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, बच्चे ने एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, अब वो रिवीजन कहाँ से करेगा? वेदर इट शुड बी डन थ्रू दी न्यूज़पेपर, उसके नोट्स बनाए, या फिर वो कोई करंट अफेयर मैगजीन आजकल बहुत अच्छी अच्छी आती है, मंथली मैगजीन, बिल्कुल। वहां से रिवाइज करे? कहाँ से रिवाइज करना चाहिए? देखिए, ऑनेस्टली न्यूज़पेपर का कोई भी रेप्लिका नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने में पूरी मेहनत लगती है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको मेहनत करें, आप इजी सोर्सेज ना ढूंढें। तो इजी, देखिए कुछ भी आसान नहीं है दुनिया में। ये चीज है कि हम एज टीचर्स, एज फैकल्टीज, एज प्लेटफॉर्म आपको सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट कैसे दे सकते हैं? कि आपने पूरे महीने या पूरे साल अखबार पढ़ा, तो उस चीज का हम आपको कंपाइलेशन दे सकते हैं। Right. वी कैन गिव यू अ कंपाइलेशन जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आप उस कंपाइलेशन को न्यूज़पेपर का रेप्लिका मत समझिएगा कि आप न्यूज़पेपर छोड़ के वो पढ़ रहे हो। ये चीज मत करिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का एक्सपीरियंस अलग होता है। बिल्कुल। उसमें आप 10 चीजें और सीखोगे जो कि आप किसी भी कंपाइलेशन से नहीं सीखेंगे। ये आप ध्यान रखें। ठीक है। तो डेली न्यूज़पेपर, एक कोई भी न्यूज़पेपर आप फिक्स करें। अगर आपने डेली न्यूज़पेपर आज यानी कि जुलाई के महीने से या अगस्त के महीने से आपने पढ़ लिया टिल जनवरी, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दो चीजें हैं आप ये प्रिडिक्ट भी कर पाओगे। क्योंकि इसमें और क्या होगा भाई, यूनियन बजट में आपकी जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आज हो रही है, बजट में आज की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखते हुए अगले साल का बजट बनता है ना। Right. सीधी बात है। मतलब आज अब अगर हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है, या एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या मतलब लेट्स से इसरो बहुत कामयाब हो गया है, तो इसरो को आपको एक्स्ट्रा बजट देने हैं फॉर डूइंग अनदर मिशन। लाइक मैन मिशन हो गया, जैसे चंद्रयान कामयाब हुआ तो मैन मिशन हुआ, या कोई और मिशन हुआ, तो आप उसको बजट एक्स्ट्रा दो। तो ये आप एस्टिमेट कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आपने ये चीज ठीक से करी हो। Economic survey is a compilation of how the economy has performed in the last 1 year. इसमें सनराइज इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, और कोर इंडस्ट्रीज होती है, ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही मतलब बहुत सुंदर ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, और बहुत अच्छे से वो डॉक्यूमेंट करा जाता है। इस चीज को आप डेफिनेटली आप उठा के पढ़ सकते हो। हाँ जी, ये बल्कि डॉक्यूमेंट है, 450 पेजेस तक का डॉक्यूमेंट जा सकता है, ये 2 वॉल्यूम्स में भी आ सकता है। तो आप इसको डेफिनेटली पढ़े। यहां से अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, तो उसका एप्लीकेशन आपको पेपर में, प्रीलिम्स और खासकर मेंस में बहुत मैसिवली दिखेगा। यूनियन बजट से भी आपको शायद डायरेक्टली क्वेश्चंस ना दिखे, लेकिन उसका एप्लीकेशन, जैसे कि एक सिंपल सी चीज बताता हूं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा है, उसको कम करने के लिए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो यूनियन बजट में दिखेंगे। राइट। तो आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। तो अगर रिसीट सरकार बढ़ा रही है या रिसीट्स बढ़ रही है, टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हमारा डेफिसिट कम होगा। लेकिन टैक्सेशन रिसीट्स बढ़ने का जो आंकड़ा है वो हमें बजट से पता चलता है। तो इकोनॉमिक्स थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन बजट है, उसका है ना? एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल सही। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। देखिए, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर आप ये चीजें मन से पढ़ेंगे ना, तो आपको मजा आएगा, मतलब यू विल एंजॉय। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आए और हमें समझ में आए, तो आपको मजा आएगा। राइट। ठीक है, तो सर इसमें ना एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा इकोनॉमिक सर्वे में। अभी 1-2 साल से कोविड की वजह से गवर्नमेंट वो 2 वॉल्यूम में नहीं निकाल रही इकोनॉमिक सर्वे। जैसे मेरे टाइम में क्या होता था, शायद अब दोबारा करे, कि 2 वॉल्यूम होते थे, एक में पिछले साल इन्होंने क्या किया, और एक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एडवाइसिंग द गवर्नमेंट कि अब गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए, है ना? तो मैंने क्या देखा है, जो वो फ्यूचरिस्टिक डॉक्यूमेंट है ना, वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हुआ करता था, स्पेशली मेंस के नजरिए से। जो पिछले साल का है वो प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत रेलेवेंट होगा, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक वाला है वो एक्चुअली बताता है कि गवर्नमेंट अपकमिंग ईयर में इकोनॉमिक में किन चीजों पे फोकस करने वाला है, और वही इशू आपको मेंस में नजर आते थे। सही बात है, सही बात है। तो 2 वॉल्यूम्स में बेसिकली जो वरुण ने बोला बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी, और जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो फिर आप सोचते हो कि व्हाट बेटर यू कैन डू। राइट। आप क्या चीज बेहतर कर सकते हो, क्या चीज आप और ठीक कर सकते हो, अगर कोई चीज पिछले साल ठीक नहीं हुई है, तो उसका एप्लीकेशन जो है इसमें होता है। अब वो देखने वाली बात है कि 2 वॉल्यूम्स में आता है या नहीं आता। हाँ, वो देखेंगे उस टाइम पे। पीवाईक्यू सर, अगेन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत ही ओवर यूज टर्म है। मैं तो फिर से ओवर यूज बोलूंगा, क्योंकि ये सब चीजों की हम बातें ही करते रहते हैं, हम एक्चुअली पढ़ते नहीं है।
देखिए पीवाईक्यूज की मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाता हूँ क्यों पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है तो आपको भी पता है, ऑब्वियसली हम बताते ही हैं एज फैकल्टीज एज टीम मेंबर्स, लेकिन जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है ताकि आप यूपीएससी के माइंडसेट को समझ सके कि यूपीएससी कैसे इवॉल्व कर रहा है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ये इस साल के अटेम्प्ट के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज कभी भी ये एक्सक्यूज यूज मत करिएगा कि पेपर बहुत मुश्किल था। क्वालिफाई उतने ही स्टूडेंट्स कर रहे हैं, प्रीलिम्स भी 13-14 हजार स्टूडेंट्स जो करते ज्यादा हैं है इस बार। हाँ, तो मतलब 15,000 के आसपास Right. जो है स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, उतने ही इस साल भी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कट ऑफ चला जाएगा कम। तो डिफिकल्टी लेवल अगर आपके लिए है तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है। इस चीज को पीवाईक्यू से कैसे रिलेट करें कि पीवाईक्यू का एवोल्यूशन देखें कम से कम, क्योंकि प्रीलिम्स की बात हो रही है तो कम से कम 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए और आपको ये खुद ही पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर स्टेप। तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन वही आएगा, इसका मतलब ये है यू विल नो व्हाट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। और दिमाग को उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखिए अपने दिमाग को रिजिड करके यूपीएससी कभी क्लियर नहीं होता, फ्लेक्सिबल रखिए और ये अप्रोच आपको फ्लेक्सिबल होना सिखाएगी। ऑलराइट, तो 15-year PYQ you are suggesting, sir? 15 years PYQ ठीक, एटलीस्ट। at least, okay. फाइनल सर, अगेन एक मुझे मेजर प्रॉब्लम लगता है ये, है ना, प्रेजेंटली इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करने में, कि सोर्सेज क्या रखने चाहिए, है ना। अगर सर हम बात करेंगे ना पॉलिटी की, सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़नी है ना। अगर हम बात करेंगे लेट्स से हिस्ट्री की, सबको पता है स्पेक्ट्रम पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम क्या है, कोई एक सोर्स पे कंसेंसस नहीं है ना। और फ्रैंकली स्पीकिंग एक सोर्स पे कंसेंसस था, है ना, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बट बहुत रिनोन फैकल्टी है, उनके नोट्स मैं अपनी तैयारी में पढ़ता था। बट अब क्या प्रॉब्लम हो गया है, उनके नोट्स बहुत बल्कि हो गए हैं। रिसेंटली अभी भी उन्होंने खुद, क्योंकि काफी ऑनेस्ट फैकल्टी हैं, तो उन्होंने खुद अपने यूट्यूब पे आके बोला कि मेरे नोट्स अब इरेलेवेंट हो गए हैं, सब कुछ रिवाइव करना पड़ेगा, सिलेबस बदल गया है। तो ऐसे में एक ये मेजर प्रॉब्लम है कि क्या सोर्सेज रेफर करने चाहिए। तो आपका क्या सजेशन है कि क्या सोर्सेज जो ओपन मार्केट में हो, नॉट एट सारथी, जो ओपन मार्केट में सोर्सेज हैं, वहां से बच्चा क्या सोर्सेज रेफर कर सकता है इकोनॉमिक्स के लिए? देखिए सीधी बात है, एक सोर्स है जो कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बिगिनर सोर्स है, मुफ्त में अवेलेबल है, वो है एनसीईआरटी। इसका आपको यूज मैं समझाता हूं क्या है कि अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, मतलब आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़े। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़े। ये मस्ट है, इस चीज को इग्नोर ना करें। आगे के सोर्सेज भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये मस्ट चीज है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ने से होगा सिर्फ और सिर्फ ये कि आपके दिमाग में वो सब्जेक्ट बैठ जाएगा। एक सिंपल स्टोरी लाइन, मतलब कहानी चल रही है उस तरीके से बैठ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप एनसीईआरटी के भी हायर लेवल्स पे आते हैं, लेट्स से क्लास 12 की एनसीईआरटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल नहीं आते, ना के बराबर आते हैं। मतलब पिछले 6-7 अटेम्प्ट में शायद 3-4 बार सवाल आया होगा या 2 बार सवाल आया है। तो आप उस पर टाइम ना लगा के मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में पूरा टाइम लगाएं, उसको 3 बार पढ़ें। अभी से लेके 2 महीने तक कम से कम 3 बार सेम एनसीईआरटी पढ़ो, एक ही चैप्टर बार बार पढ़ो। आपको अपने आप इतनी क्लैरिटी होगी कि आपको आगे सिर्फ और सिर्फ कोर्स अटेंड करके ही आपकी नाव जो है वो लग जाएगी पार। जितने स्टूडेंट्स हैं जो रेफरेंस बुक चाहते हैं रिवीजन के पर्पस से, कवरेज के पर्पस से, उन सबको मैं बोलूंगा एक बहुत फेमस सोर्स है, रमेश सिंह सर की किताब है। आप ये किताब रेफर कर सकते हो। ये मुझे पता है कॉमन कंप्लेंट स्टूडेंट्स की ये है कि ये बहुत बल्कि बुक है। देखिए मेरा ये मानना है कि बल्कि बुक तो लक्ष्मीकांत भी है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते तो हैं। तो रमेश सिंह सर की भी किताब आप पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ चीजें उसमें ऐसी हो सकती है जो कि रेलेवेंट ना हो, वो आप क्लासेस से सपोर्ट कर सकते हो। मतलब जो चीज क्लासेस में नहीं पढ़ाई जा रही है वो इसी हिसाब से नहीं पढ़ाई जाती कि वो चीज अब अपनी रेलेवेंट नहीं है, तो आप वो स्किप कर सकते हैं पोर्शन। बट मोस्टली आपको कवरेज रमेश सिंह सर की किताब में मिलेगी। और इसका भी अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो नितिन सिंघानिया सर की एक किताब है इंडियन इकोनॉमी पे, ये एक नई बुक है, अभी 2-3 साल पहले ही आई है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेल रिटन बुक, कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इसको आप रेफर करें तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और आपने कोर्स पूरी तरीके से अटेंड किया हुआ है तो ये सारी चीजें मेयर रिविजन है कि आप सिर्फ फ्लिप करो। फिर आपको ये पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप फ्लिप करोगे आपको याद आता जाएगा कि ये मैंने पढ़ा है और वही चाहिए।
ऑल राइट। तो सर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि इन दोनों बुक्स को मत पढ़ो, मतलब दोनों नहीं पढ़नी है, कोई एक पढ़ो, हाँ, है ना, कोई एक उसी को source पढ़िए, उसको वो करो very और better उसी को है। बार बार आपको Yes. रिवाइज करना चाहिए। तो ये चीज है, फिक्स वन सोर्स एंड रीड मल्टीपल टाइम्स रादर देन फिक्सिंग मल्टीपल सोर्सेज एंड रीडिंग ओनली वन टाइम। ऑल राइट। सो आई थिंक सर डिटेल हमने स्ट्रैटेजी कवर कर ली, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था वो मैंने पूछ लिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आस्क दोस क्वेश्चन अगेन टू द आयुष सर। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहूंगा सभी को कि टू ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम दैट वी हैव डिस्कस्ड विद यू रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सेक्शन, soon we will be bringing economics module for you, है ना। you can stay tuned on HRT channel for that पर्टिकुलर मॉड्यूल की किस क्या क्या हम उसमें अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। फाइनली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग दिस डिटेल स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक्स विद एचआरटी स्टूडेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। माय प्लेजर। ऑल राइट, थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।